हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज की इस वीडियो में बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी आपको कोई इक्वेशन इस फॉर्म की दिखाई दे, डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई बाई डी एक्स एन माइनस टू प्लस अप टू एन सो वन। कहानी चलती जाएगी ऐसे। तो सेकंड लास्ट टर्म कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ए एन माइनस वन और डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इस तरह की जो भी इक्वेशन आपको दिखाई देगी वो बेसिकली क्या होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो ये a1 दिख रहा है आपको, ये a2 a3 सारे के सारे ये जो एज दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे ए आईज बेसिकली क्या है, कांस्टेंट्स है। ठीक है। और q क्या होगा, q कांस्टेंट भी हो सकता है और फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ x ओनली, ये कंडीशन भी हो सकती है। करेक्ट। तो इस तरह की इक्वेशन को कहा जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लीनियर इसलिए कहा जा रहा है, हर एक ऑर्डर की अगर आप पावर देखेंगे ना, तो हर एक ऑर्डर की जो पावर है वो बेसिकली 1 है। तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन तो है ही है। डिफरेंशियल इसलिए है क्योंकि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यूज हो रहे हैं और कांस्टेंट हम आपको समझा दिया गया है। ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसका जब भी सॉल्यूशन हम करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, एक चीज याद रखना, d बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं ना, कैपिटल D लिख सकते हैं। थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाता है, लिखने में थोड़ा आसानी हो जाती है। जैसे इसी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप देख लो, d टू दी पावर n लिख सकता हूँ प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस अप टू एन सो ऑन, लास्ट टर्म ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू। इस तरह से लिखा जा सकता है। सॉरी, यहाँ पे साथ में वाई भी चलेगा। ठीक है। और इसी को फाइनली क्या लिख सकते हैं, डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस अप टू एन सो ऑन ए एन, और बाहर से क्या लिख दो इसके पूरे के, y इज इक्वल टू क्यू। ठीक। तो रिप्लेसमेंट क्या होगा, d बाई डी एक्स इक्वल टू डी। लिखने में आसानी है, लिखने में भी आसान हो जाता है थोड़ा सा ही, है ना। तो इस तरह से लिखा जाता है किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को। अब ये हमारी हेल्प करेगा कि आपका इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो किस तरह से करना है, उस पर बात करते हैं। ठीक। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पहचान लेंगे किसी भी क्वेश्चन में, आसानी से पहचान लेंगे, है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन जो है इसके दो हिस्सों में बटा हुआ है। सॉल्यूशन के लिए जब भी आप सॉल्यूशन ढूंढने निकलेंगे तो सॉल्यूशन इस तरह से दिखाई देगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है। यानी कि ये जो y इज इक्वल टू, y लिखा है ना मैंने, तो y का मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब मेरा ये है, dy बाय dx में आपको बता दिया गया था पहले भी कि y डिपेंडेंट होता है और x क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू क्या आएगा, cf प्लस pi आएगा। अब ये cf क्या है उसकी मैं बात कर लेता हूँ आपसे। ठीक है। cf का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक। cf मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है। तो पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा कि CF कैसे ढूंढा जाता है किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, या किसी भी पर्टिकुलर गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए CF किस तरह से ढूंढते हैं। दूसरा टर्म PI जो यूज हुआ है वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है। तो दो टर्म्स यूज हुए हैं, दोनों को मैं समझा चुका हूं आपको। CF का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI का मतलब है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमें क्या करना होगा, किसी भी क्वेश्चन को दो हिस्से में डिवाइड करके एक बार CF निकालेंगे, एक बार PI निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आंसर आ चुका होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक। चलिए फिर स्टार्ट करें, किसी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद बात करते हैं कि आपको चीजें समझ आई या नहीं आई। और उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि आपका CF फाइंड कैसे किया जाता है। ठीक है। चलो आ जाओ। हाउ टू फाइंड CF। CF कैसे फाइंड करना है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे आपने फाइंड करना है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले याद रखना आपने कि आपके पास इक्वेशन होगी, जैसे मान लो ये इक्वेशन है डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस अप टू एन सो वन ए एन माइनस वन डी प्लस ए एन इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सिलरी
इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करना है आपने, डी की वैल्यू, डी की जगह एम रख देना है, बस इतना सा आपने रिप्लेसमेंट करना है। जब भी आप ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करेंगे तो डी की जगह आप क्या रख देंगे, एम रख देंगे, करेक्ट। ये है ऑक्सिलरी इक्वेशन, ए यू एक्स एल ए आर वाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक। डन था, आइडिया आएगा। हाँ, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में आपने क्या करना है, डी की जगह एम पुट करना है, और एम पुट करने के बाद ये जो पोर्शन है बस इतने पे फोकस करना है, बाकी ये जो पोर्शन है इसको ध्यान नहीं देना है आपने, ठीक है। यानी क्या बन जाएगी चीज, एम टू द पावर एन प्लस ए एन ए वन एम टू द पावर एन माइनस वन प्लस अप टू एन सो ऑन ए एन माइनस वन एम प्लस ए एन इज इक्वल टू जीरो। ये पुट किया, राइट वाला पोर्शन और वाई वाले पोर्शन पे ध्यान नहीं देना है। इतनी सी वैल्यू को जीरो पुट करने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, रूट्स निकाल लेंगे। रूट्स निकालने के बाद m की वैल्यू चेक करेंगे कि क्या m की वैल्यू m1 m2 m3 इस तरह से आ गई, मान लो m4 एंड सो ऑन, ठीक। तो अगर ऐसा हुआ, यहाँ से केस क्या क्या बन सकते हैं, केस वन हो सकता है कि रूट्स डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, सारे रूट्स अलग अलग हैं जब, तो ऐसे केस में CF क्या होगा, CF की वैल्यू हो जाएगी C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x प्लस एंड सो ऑन, चलते जाएंगे ऐसे C3 Cn लास्ट सॉरी Cn e टू द पावर mnx। तो इस तरह से आपका जो CF है वो फाइंड हो जाएगा। पहला काम क्या करना है, देखिए गिवन इक्वेशन को लिखिए, गिवन इक्वेशन में आपका d की जगह रिप्लेसमेंट करना है m का, उसे हम कहेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद आप उसको सॉल्व करेंगे और वहां से उसके रूट्स निकालेंगे। रूट्स निकालने के बाद आप जज करेंगे उसे कि क्या रूट्स डिस्टिंक्ट हैं। अगर रूट्स डिस्टिंक्ट हैं तो उसका मतलब हुआ सॉल्यूशन, CF की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 e to the power m1x plus C2 e to the power m2x एंड सो ऑन। सिमिलरली चलेगा ये पैटर्न, ठीक है। C1 C2 C3 ये क्या होंगे, कांस्टेंट्स होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, और M1 M2 M3 क्या है, रूट्स हैं इसके m के, यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन के। तो पहला केस तो आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर बात हो रिपीटेशन की, यानी कि मान लो रूट रिपीट कर रहे हैं, ठीक, रिपीटिंग रूट्स है, तो मान लिया रूट दो बार रिपीट करता है, कितनी बार, दो बार, तो m1 और m2 इक्वल है मान लो, और किसके बराबर ले लिया मैंने, m के बराबर। तो ऐसे में क्या करेंगे आप, CF इक्वल टू लिखेंगे C1 प्लस C2x और e टू द पावर mx प्लस C3 e टू द पावर m3x प्लस C4 e टू द पावर m4x प्लस अप टू एंड सो ऑन। ये बाकी ऐसा चलता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस फर्क क्या आएगा, जो दो रूट्स रिपीट कर रहे थे वो एक लीनियर इक्वेशन बना देंगे अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर देखो C1 प्लस C2x और e टू द पावर क्या बन गया, mx बन गया। बाकी टर्म्स ऐसे आएंगे अगर वो अलग अलग हैं तो। क्लियर हो गया, रिपीटिंग रूट्स थोड़ा क्लियर आया। अब मान लो तीन रूट रिपीट करते हैं, थ्री रूट्स क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, CF इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, C1 आएगा, C2 पे x लिखेंगे, C3 पे लिखेंगे x स्क्वायर। तीन रूट रिपीट कर रहे तो तीन टर्म्स आएंगी, लेकिन x स्क्वायर तक आएगा बस, और यहाँ क्या बनेगा, e टू द पावर mx बन जाएगा साथ में, प्लस अगर C4 e टू द पावर m4x ऐसी आया, प्लस अप टू एंड सो ऑन। बाकी कहानी ऐसी चलेगी जैसी चलनी है, ठीक है। तीन रूट अगर रिपीट कर रहे तो ऐसे काम करना है। क्लियर हो गया। ऐसे अगर चार रूट रिपीट कर रहे तो क्या करेंगे, C1 आएगा, फिर C2x आएगा, फिर C3x स्क्वायर आएगा, फिर C4x क्यूब आएगा, फिर उसके बाद e टू द पावर mx वाला टर्म आने वाला है। करेक्ट, यहाँ तक चीज समझ आ गई है। अगर रूट रिपीट करेंगे कैसे डील करना है, और रूट अगर डिस्टिंक्ट है तो कैसे डील करना है, बहुत सिंपल है आई थिंक, है ना। क्लियर हो गया, चलिए जी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका रूट किसी दिन इमेजिनरी आ गए, इमेजिनरी का मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए, ठीक है। रूट्स अगर कैसे आ गए, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स के दिन क्या करेंगे उसको समझते हैं, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स रूट में क्या करना है, कॉम्प्लेक्स रूट आपको समझ आता है कि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में मिलते हैं। जैसे मान लो रूट आया तो इस तरह का आएगा, अल्फा प्लस प्लस माइनस आई बीटा, पहला रूट इस तरह का हो सकता है। ऐसे ही दूसरा रूट कुछ और, तीसरा रूट कुछ और, लेकिन तय है कि पेयर में मिलेंगे आपको ये टर्म्स, आपको अकेले अकेले नहीं मिलने वाली, है ना। तो आपको ये सारे के सारे टर्म्स किसमें मिलेंगे, पेयर में मिलेंगे, ठीक है।
तो अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे, जैसे सपोज करो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स के आगे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा आ गए, तो इसके लिए जो CF आएगा आपका, CF इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर अल्फा x, और अंदर आप लिखेंगे C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। बस इतना सा काम है। इमेजिनरी रूट जब भी आएंगे तो आपने इस तरह से काम करते जाना है, ठीक है? क्लियर हो गया होगा? डन। अब मान लो रूट रिपीट कर रहे हैं इमेजिनरी में ही, अभी जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। रूट अगर रिपीट कर रहे हैं इमेजिनरी में तो आप क्या करेंगे, मान लो 2 बार रूट रिपीट कर गए तो आपने क्या करना है, e टू द पावर अल्फा x ऐसे लिखना है, और अंदर की कहानी थोड़ी बदल जाएगी, यानी C1 की जगह हो जाएगा C1 प्लस C2 x हो जाएगा, और यहाँ जाएगा cos बीटा x प्लस इधर लिख देंगे C3 प्लस C4 x और sin बीटा x। बस इतना सा चेंज आना है, बस क्लियर है ना? तो इमेजिनरी रूट की कहानी भी आपको समझ आ गई है। अब बात कर लेते हैं इरेशनल रूट्स की। इरेशनल रूट्स भी हमेशा पेयर में मिलते हैं, ठीक है? जैसे अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, ये आ जाएगा सिंपली, ठीक है? अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा आ गया तो ये कौन है एक्चुअल में, ये आपका इरेशनल रूट की तरफ आपको इशारा कर रहा है, ठीक? तो ऐसे केस में आपका जो CF होगा वो क्या हो जाएगा, e टू द पावर अल्फा x ऐसे ही रहा, अंदर आ जाएगा C1 cos हाइपरबोलिक रूट बीटा x प्लस C2 sin हाइपरबोलिक रूट बीटा x। बस इतना सा चेंज आना है अगर बात हो इसकी इरेशनल रूट्स की। और अगर रिपीटेशन होगा तो C1 की जगह आ जाएगा C1 प्लस C2x आ जाएगा, और यहाँ C2 की जगह आ जाएगा C3 प्लस C4x। बाकी चीजें बदलनी नहीं है, जैसा है वैसे रहेगा। क्लियर? इतना समझ आ गया? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा चीजें, ठीक है? चलो जी, अब कहता है कि आपका solve the given equation d2y by dx2 minus 7dy by dx plus 12y is equal to 0। ये दिया हुआ आपको, ठीक है? आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को अपने तरीके से लिख लो। द गिवन इक्वेशन विल बी dn, n की जगह इस बार कितना है 2 है, माइनस 7d प्लस 12, और बाहर से आप y लिख लीजिए, और राइट में कितना है 0 है। तो देखो एक चीज याद रखना, अगर राइट में 0 है ना तो हमेशा जो पी होगा वो हमेशा 0 आएगा, यानी कि CF उस दिन सॉल्यूशन बन जाएगा। CF जो आएगा वही उसका क्या बन जाएगा उस दिन, सॉल्यूशन। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI, बट PI पॉसिबल नहीं होता कब, जब राइट साइड की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, ठीक? तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप निकालने जाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब हो गया d इज इक्वल टू क्या, m पुट करना, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक? इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो ये बन गया m माइनस 3 और m माइनस 4 बन गया, आई थिंक चेक कर लेना एक बार। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या क्या मिल गई, 3,4 मिल गई। अब आप देख पा रहे होंगे डिस्टिंक्ट हो गई, ये m1 की जगह काम करेगा और ये m2 का काम करेगा, ठीक है? इतना होने के बाद आपने क्या करना है, CF निकालना है। CF निकालते टाइम क्या ध्यान देना है, C1 e टू द पावर m1x आता था प्लस C2 e टू द पावर m2x आ जाता था। क्लियर? तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 ऐसे रहा, e टू द पावर m1, m1 का मतलब क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 3x प्लस, और C2 e टू द पावर क्या हो जाएगा 4x। तो ये बन गया आपका CF। और अगर CF की वैल्यू आ चुकी है तो इस बार PI नहीं आने वाला है, क्यों वो समझ आ गया होगा। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन क्या आने वाला है इस बार, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, बट ये बन जाएगा C1 e टू द पावर 3x प्लस C2 e टू द पावर 4x। तो बहुत कॉमन है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है? समझ आ गया होगा इतना? तो ये क्वेश्चन और उठाते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखें कि किस तरह से आपका इसमें कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, ठीक? चलिए थर्ड डिग्री का उठा लेते हैं जरा। सॉल्व d3 माइनस 3d प्लस 2 इंटू y इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो अब 3 डिग्री का है तो आपको डायरेक्टली सॉल्व करना नहीं आएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करना पड़ेगा। यानी कि हम कभी m की
वैल्यू 1 2 3 ऐसे वैल्यू जज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बनाओ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई तो ये बन गया m क्यूब माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम चेक करेंगे कि m इज इक्वल टू 1 रखेंगे एक बार, फिर -1 रखेंगे, 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, सब में चेक करते जाएंगे। जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो हम समझ जाएंगे कि एक रूट मिल चुका है, और एक रूट मिल गया तो हम इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो सिंथेटिक डिवीजन मैंने पहले भी बताया हुआ है, आज भी यूज करूंगा उसको, ठीक है। तो जल्दी से चेक करते हैं। एट m इक्वल टू 1 रख रहा हूं, तो LHS जो है वो क्या आ रहा है, देखो 1 माइनस 3 प्लस 2 दैट इज 0। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर m इज इक्वल टू 1 इज अ 0 या इज अ रूट, ठीक है। अब इसका मतलब है कि m इक्वल टू 1 अगर एक रूट है तो इसको कंप्लीटली देखो जरा, कंप्लीट इक्वेशन कैसे दिखाई देती है इसकी, m क्यूब प्लस 0m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दिखता। तो इसको आपने कंप्लीट देखा तो सिंथेटिक डिवीजन का यूज कर रहा हूं। अगर नहीं बताया तो जल्दी से मेंटल मैथ्स वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें जाके चेक कर लेंगे कि सिंथेटिक डिवीजन कैसे होता है। तो कोफिशिएंट को उठाओ बस, m क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, m स्क्वायर का 0 है, m का -3 है, और कांस्टेंट टर्म 2, और कौन इसका रूट है 1। तो इसके नीचे जस्ट क्या लिखेंगे 0, ऐड करेंगे तो 1 आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आया, ऐड करेंगे 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आया, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करते ही -2 आएगा, ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ ये चीज आपका m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। यानी ये जो इक्वेशन है ये क्या बन गई देखो, m माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 0। m माइनस 1 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि m इक्वल टू 1 इज अ रूट, ठीक। तो m माइनस 1 उसका एक फैक्टर होगा। तो एक तो ऑलरेडी आ चुका था, अब इसे सॉल्व करने की बारी है। माइनस करने में 1, मल्टीप्लाई करने में 2, कौन देता है 2 माइनस 1, तो ये बन गया आपका m प्लस 2 इंटू m माइनस 1, और यहाँ से ऑलरेडी क्या है m माइनस 1 इक्वल टू 0। कितने जीरो आ गए इसके जीरो आ गए 3, कौन कौन है 1 1 और 2। तो 1 कितनी बार रिपीट कर रहा है, 2 बार, 2 बार अगर रिपीट कर रहा है तो CF क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 x आएगा, और e टू द पावर 1x यानी x आ गया सिंपली, ठीक है, प्लस C3, और ये e टू द पावर क्या आ जाएगा 2x। बस प्रॉब्लम सॉल्व, यही आपका क्या बन जाएगा y बन जाएगा। डन। तो आपने इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी, है ना, ठीक। सॉरी यहाँ से 2 नहीं आएगा, सॉल्यूशन इसका क्या आएगा -2 आएगा, आई एम सॉरी, क्योंकि ये क्या है m प्लस 2 है ना, m प्लस 2 है तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा कितना आएगा -2 आएगा, और ये -2 आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, बस इतना सा चेंज आएगा, ठीक। क्लियर इतना। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।